विदेशी जमीन पर नेता अपने विरोधियों की तारीफ तो करेगा नहीं, लेकिन जो बयान दे माना तो यही जाएगा कि रिसर्च के आधार पर दिया गया होगा, क्योंकि वो अपने देश से बाहर है और अपनी इमेज की वजह से वहां पर है। राहुल गांधी ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में भारत की तुलना चीन से की। विपक्ष के नेता जाहिर है सत्ता की तारीफ तो करेंगे नहीं, लेकिन बिना सवाल के कुछ बोल जाएंगे ये नहीं सोचा जा सकता। फिर महिलाओं की स्थिति पर बोला, बीजेपी और आरएसएस को घेरा। अब एक बात सुनिए, इन सब में खुद का रिपोर्ट कार्ड आज से खराब रहा है। उनकी रिसर्च कैसी थी पता नहीं, पर एक रिसर्च हमने भी की है जो डिबेट में सबके सामने रखूंगा। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भाजपा और आरएसएस पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। कहा, आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, लेकिन हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। ठीक है, ये तो पॉइंट नंबर 1 राहुल गांधी का। आरएसएस इस तरह के बयानों पर रिएक्शन देता नहीं है, तो कोई रिएक्शन आरएसएस की तरफ से आया नहीं है। चीन को लेकर कहा कि चीन और वियतनाम में बेरोजगारी समस्या नहीं है, बेरोजगारी समस्या भारत में है, लेकिन इसके लिए कोई डेटा उन्होंने दिया हो ये वहां पर हुआ नहीं। और इस पर एक डेटा मेरे पास है जो मैं डिबेट में आपसे शेयर करूंगा। महिलाओं को लेकर उनका यह कहना रहा जो बड़ा आश्चर्यचकित भी करता है कि महिलाएं घर पर रहें, खाना बनाएं, ये आरएसएस और बीजेपी की सोच है। एक ऐसी पार्टी जो आजादी के पहले भी थी, आजादी के वक्त भी थी और आजादी के बाद आज तक का भी लंबा सियासी सफर तय कर चुकी है, उस पार्टी ने कितना महिलाओं को मौका दिया है वर्सेस वो पार्टी जो 1980 के दशक में सामने आती है, उसने कितनी महिलाओं को मौका दिया है। अगर इसका कंपैरिजन कर लिया जाए तो बहुत सी जवाब अपने आप सामने आ जाएंगे। तो जो राहुल ने कहा है आज उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता चेतन राजपुरोहित जी जुड़ रहे हैं, यशवर्धन सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। यशवर्धन भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। यशवर्धन भाई, पहले किस चीज पर आप जवाब देना पसंद करेंगे, महिलाओं वाले मसले पर, चीन वाले मसले पर, या किस पर? आप जिस पर बोलेंगे मैं उससे चालू करूंगा। हाँ स्वप्निल जी, महिलाओं वाला जो इशू है, हाँ। उस पर 2013 में मोहन भागवत जी ने बयान दिया था और इंडिया टुडे ने पूरी उसमें स्टोरी की थी। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था वो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी नेट पर सर्च कर सकता है। ठीक है। जो राहुल गांधी जी ने कहा वो एज इट इज उनको वर्बेटिम कोट किया है कि मोहन भागवत जी और आरएसएस इस विषय में क्या सोचती है। 11 साल हो गए उस बात को यशवर्धन जी, है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जो कि दोनों गांधी परिवार से आती हैं, उनके अलावा कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा इतनी पुरानी पार्टी का। इतनी पुरानी पार्टी जब बनी तब से लेकर अब तक, आजादी के बाद से अधिकतर राज्यों में आप ही रहे, लेकिन कुल 5 ही महिला मुख्यमंत्री दे पाए हैं। बीजेपी 4 दे चुकी है 1980 में बनने के बाद, और कब किस राज्य में सत्ता में आई उसके हिसाब से देखें तो घर में कौन बिठा रहा है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भूल गए शायद आप। नहीं, राष्ट्रपति अभी एनडीए ने भी दे दिया। फिर वो कांग्रेस के समय से अगर हम निकालें सर यशवर्धन भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आजादी के बाद से जितना समय आपके पास रहा, हम तो उसमें डिजिट जो देखना चाहेंगे वो डिजिट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं। स्वप्निल जी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको कांग्रेस का पूरा विचार आपको समझ में आ जाएगा। उस वक्त विश्व में बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज वैसे थे जहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के बाद, उसमें महिलाओं को इक्वल पेडेस्टल पे रखा गया, बराबरी पर रखा गया। तो ये तो 1947 की बात कर रहे हैं हम, 46 से 49 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब भी कांग्रेस इतनी प्रोग्रेसिव सोच की थी कि आप 2013 का जो बयान है उसको आप 11 साल पुराना बता रहे हैं। मैं तो 1947 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी हम इतने प्रोग्रेसिव थे। तो सर कोई तो खास कारण होगा कि आजादी के बाद से अब तक तमाम राज्यों में जब भी आपकी सरकारें रही, हर एक राज्य में कम से कम एक बार तो रही ही होगी, के लिहाज से सिर्फ 5 महिला मुख्यमंत्री, क्या ये एक्सेप्टेबल है? देखिए, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, 5 मुख्यमंत्री, ये एग्जैक्ट प्रधानमंत्री तो देखिए गांधी परिवार से आना ही आना था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो गांधी ये भी एक गांधी परिवार से इतर किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया आपने? नहीं, आप पहले उसको मिसकोट मत कीजिए। मैं कह रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी, मैं पूछ रहा हूं कि क्या गांधी परिवार से इतर किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया आपने, या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया आपने? स्वप्निल जी,
जवाहरलाल नेहरू जी के खत्म होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री बने। उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था इंदिरा जी को, इंदिरा जी को उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया। करेक्ट है। और फिर उन्होंने जी बिल्कुल करेक्ट है। मैं तो मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि गांधी बैकग्राउंड से इतर किसी भी महिला को मुख्यमंत्री 5 बार आपने बनाया है, प्रधानमंत्री गांधी परिवार से इतर किसी महिला को बनाया क्या आपने? जी मुझे पूरी आशा है कि आने वाले वक्त में ऐसा भी होगा। तो आने वाले वक्त में हो सकता है बीजेपी भी कर दे, फिर हम उसको आज क्यों कोसें? हालांकि आप देखिए, आप देखिए, हम कोस रहे हैं। बीजेपी ने 4 महिला मुख्यमंत्री बना दी हैं, ठीक है। हालांकि मैं ये भी कटाक्ष कर सकता हूं कि उमा भारती को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रखा गया, या सुषमा स्वराज का पीरियड कितना रहा, मैं उस पर भी कटाक्ष कर सकता हूं, जो मैं जब बीजेपी के पास जाऊंगा तब पूछूंगा, क्योंकि बीजेपी ने तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ही नहीं है महिला को। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आपको यहां पर होना चाहिए ना, किसी को यहां साबित करने के लिए। आप यहां नहीं है, जितना समय कांग्रेस को हो गया है आप यहीं कहीं पर हैं। देखिए नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। प्री इंडिपेंडेंस थॉट प्रोसेस भी ये थी कि महिलाएं इक्वल पेडेस्टल पर होनी चाहिए कांग्रेस की, प्री इंडिपेंडेंस। और हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए वो कि महिलाएं इक्वल पेडेस्टल पे होनी चाहिए। तो हमारी तो थॉट प्रोसेस वो है। एज एंड व्हेन जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन वो उसी थॉट प्रोसेस के कारण बनेंगे कि हमारे नजर में कोई ऊंचा नीचा नहीं। एक्चुअली सर उस हमारी समय नजर आप में उस ये थॉट नहीं है कि प्रोसेस उनको के घर में अगेंस्ट जा भी नहीं रहना सकते चाहिए। थे। देखिए आप उस समय एग्जैक्टली इस थॉट प्रोसेस के हम अगेंस्ट फील जा नहीं भी नहीं करते। सकते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसी ऐसी कद्दावर और ऐसी ऐसी तगड़ी पर्सनालिटीज की फीमेल लेडीज थी जो अपनी बात को मनवा ले जाती। आप समझिए मेरी इस बात को। क्या हम नहीं जानते क्या कांग्रेस में इसे लेकर कोई बैठक हुई थी क्या, कि क्या महिलाओं को लेकर क्या करें, हम महिलाओं को बराबरी का हक दें कि नहीं दें? ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी ना। वो तो विद फ्लो सारी चीजें थी, उसमें कोई स्पेशल बैठक का। और दूसरा, आप कौन होते हैं महिलाओं को उनका अधिकार देने वाले? वो देश खुद ले लेता। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो बना था वो एक एजुकेशन का भी मूवमेंट था। उसमें सारी चीजें थी, उसमें अनटचेबिलिटी भी थी, उसमें रिलीजियस टॉलरेंस भी थी, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी था। केवल अंग्रेजों की बात नहीं थी, अंग्रेजों से छुटकारा, उसके अलावा देश की जो बिल्डिंग बननी है। अंग्रेजों की तो महारानी थी, अंग्रेजों की महारानी थी। मैं ये कह रहा हूं केवल अंग्रेजों के खिलाफत नहीं, उसके अलावा भी जितने भी नेशन बिल्डिंग के जो जो स्टेप्स लेने चाहिए थे। ठीक है यशवर्धन भाई, देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पहले महिला वाला मुद्दा चुना। अगले राउंड में चीन वाले मुद्दे पर आपके पास आऊंगा। चेतन राजपुरोहित जी, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है जो कुछ भी आरएसएस प्रमुख ने महिलाओं को लेकर कहा था, वो पब्लिक डोमेन में है। अब उसे मिटाया नहीं जा सकता, वो इतिहास का एक पार्ट बन चुका है। दूसरा, आप ये कहते हैं कि आप उसी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं, बीजेपी की हेड या राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कभी कोई महिला बनी है? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और परिवारवादी पार्टी नहीं है। जब जब भी अध्यक्ष बनने का मौका मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का किसी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल सिंपल है। महिलाओं को सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, अब याद करिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन लेकर आया उसको? कौन लेकर आया आप बताइए? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, पहले ही आ चुका, उसको लागू किया, पहले ही आ चुका, लागू किया, यूपीए के रेजिम में आ चुका था। आपने सिर्फ लागू किया, यूपीए के रेजिम में जा चुका। ये काम हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से किया। और महिलाओं को सम्मान देने की जहां तक बात है, पार्टी के अंदर हम लोगों ने 33% का जो फॉर्मूला हम लोग संगठन में लाए थे, हम लागू कर रहे हैं उसको। हम उसकी बात को मानते हैं, टिकटों के अंदर बात करते हैं, विधानसभा के टिकट और लोकसभा के टिकट कैसे लागू कर उनके जब अध्ययन करोगे आप। नहीं, 2 सेकंड। देश में एक न एक दिन नारी वंदन अधिनियम लागू हो जाएगा। अभी लागू नहीं हुआ है, अभी इन प्रोसेस है। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। उससे पहले वॉक द टॉक तो ये होता कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए 66 महिलाओं को टिकट मिलता। अगर वॉक द टॉक की बात है, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, तो 66 महिलाएं होती जो राजस्थान में बीजेपी से टिकट लेकर जाती। कांग्रेस देती या नहीं देती अलग बात है, बीजेपी देती। दिया क्या? बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में 543 का 33% महिलाओं को टिकट मिला क्या? मैं आता हूं, बताइए। अब राजस्थान से शुरू कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर महिला शक्ति को उत्थान के लिए काम किया और टिकट भी दिया, विधानसभा में दिया, लोकसभा में दिया। नारी वंदन की बात कर रहे हैं तो उस पर बताता हूं, महिला राष्ट्रपति यही कांग्रेस है जिसने विरोध किया था। अरे अभी आपने जिस चीज पर अपनी तारीफ की, कम से कम उस पर टिक कर तो जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं 33% महिलाओं को राजस्थान विधानसभा में टिकट दिया था क्या? द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने वाले लोग कौन थे जब हमने उनको कैंडिडेट बनाया, एनडीए का कैंडिडेट बनाया राष्ट्रपति का? यही लोग विरोध करने वाले थे। आदिवासी महिला का विरोध करने वाले यही लोग थे।
भारतीय जनता पार्टी तो महिला उत्थान के लिए चाहे संगठन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, नहीं, 2 सेकंड, दोनों के अंदर नहीं, 2 बराबर सेकंड, भागीदारी देने का 2 प्रयास सेकंड, कर रही इसका है। मतलब है कि अगर कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए या किसी भी पद के लिए कोई महिला खड़ी हो तो सामने वाला वॉक ओवर दे दे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल वॉकआउट क्यों देते हैं? महिला लड़ना पसंद करेगी? नहीं, जो पार्टी महिला की बात करे, हाँ। आदिवासी की बात करे, हाँ। क्या उनको समर्थन नहीं देना चाहिए? बताओ आप मेरे को। अरे भाई, पर स्वप्निल जी, कंटेस्ट करने में कहाँ दिक्कत है? नहीं, कंटेस्ट तो किया ना, कंटेस्ट करने में कहाँ दिक्कत है? कहाँ? कंटेस्ट किया, हार गए, वो अलग मैटर है। लेकिन जो दावा तो उस करे, महिला को भी अच्छा लगा होगा ना कि मैं कंटेस्ट करके जीत के आई लेकिन मैं आदिवासी हूँ, महिला हूँ, उस आदिवासी महिला के विरोध करना वो ठीक नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान के 2 बार भाई मैं ये मुख्यमंत्री कह रहा माननीय हूँ, वसुंधरा तो फिर जी। जितनी भी जगह आदिवासी महिलाओं को कांग्रेस खड़ा कर देगी वहां आप अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है, हाँ। संवैधानिक पद है, अगर कोई भी पार्टी आप भी किसी contest आदिवासी करवाते महिला थे। को मौका देती है, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर किया ऐसा, और ये करना भी चाहिए। स्वप्निल जी, प्रतिभा पाटिल लेकिन के मैं सामने एक बात कौन बता रहा सी हूँ, एक बात बता रहा हूँ। नहीं, प्रतिभा पाटिल आदिवासी नहीं है। राजस्थान की महिला है, आदिवासी नहीं है। राजस्थान की महिला 2 थी, बार महिला माननीय तो थी। वसुंधरा जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान ने विकास किया, ये अपने आप में बताता है कि महिला शक्ति कितनी सशक्त है, और महिला शक्ति का सम्मान करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी इसीलिए हो। मैंने कहा ना, और हमारे मैंने तो इसीलिए कहा हमारे तो बीजेपी के राष्ट्रीय हमारे तो अध्यक्ष क्यों नहीं बन संसदीय पाई बोर्ड, महिला? हमारा जो नहीं, नीति बीजेपी का निर्धारक राष्ट्रीय संस्था अध्यक्ष है, क्यों नहीं बन पाई महिला? मैं बता रहा हूँ ना, हमारा आप तो नहीं नीति- बता रहे हैं, चेतन हमारा जी, मेरा नीति पहला निर्धारक- सवाल ये था। नीति निर्धारक संसदीय बोर्ड, उसमें भी हमारे महिला सदस्य हैं, सुधा यादव जी हरियाणा से। अरे तो भाई, हमने तो हर जगह महिला मैं को तो कहता हूं कि प्रतिनिधित्व आपके देने का पास तो काम महिला किया है। मोर्चा भी है। और आपने बार-बार राष्ट्रीय सुनिए ना, अध्यक्ष क्या का- बात है, हाँ, आपके मैं पास तो- तो महिला मोर्चा भी है। मैं तो बार-बार कांग्रेस के पास भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात कर रहे हैं, हाँ। समय आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला होगी, कौन नकार सकता? कोई नहीं नकार सकता। पता नहीं ना। जिस प्रकार से महिला शक्ति आगे बढ़ बेस रही है। बनाया राहुल गांधी ने आरएसएस के प्रमुख के एक बयान को और इन्हीं तथ्यों को, यही तो बेस बनाया होगा। राहुल गांधी यूं ही तो नहीं बोले होंगे ना, हाँ, चेतन भाई? बिल्कुल। राहुल गांधी जी की बात का जवाब देता हूँ। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बात की है, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सरकार का विरोध करे, बहुत अच्छी बात है, प्रतिपक्ष नेता का काम है सरकार का विरोध करना, हमारी नीतियों का विरोध करना, सजेशन देना, ठीक है। लेकिन विदेश में जाकर के जिस प्रकार से वो भाषा बोलते हैं, वो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार के विरोध के नाम पर राहुल गांधी की विदेशों में दिए हुए स्टेटमेंट को पाकिस्तान अपने डोजियर में रेखांकित करता है, रेखांकित करता है। बचपन में पढ़ाया जाता है कि इंडिया हानिकारक इज अ बात है। नेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स, वेरियस वॉइसेस। इंडिया एक थॉट क्यों नहीं हो सकता? भारत एक विचार है, इसमें गलत क्या है? लेकिन राहुल गांधी को यह लगता है कि भारत विचारों की बहुलता है। बात एक ही है, जब अगर हम नेशन के तौर पर कहीं पर जाकर नेशन की राय रखना चाहेंगे तो वो राय बटी हुई नहीं रखी जा सकती कि तमिलनाडु ऐसा सोचता है, जम्मू कश्मीर ऐसा सोचता है, कर्नाटक ऐसा सोचता है, यूपी ऐसा सोचता है, लेकिन भारत के तौर पर हम ऐसा सोचते हैं। ये कोई रिएक्शन नहीं होता, ये कोई डिप्लोमेटिक स्टैंड नहीं होता। मेरे को तो एकलव्य सिंह महिलाओं के मसले पर फैक्ट्स पर अगर चिपकते तो राहुल का बयान कुछ और होता। अच्छा, खास बात यह है कि उन्होंने ये किस सवाल पर जोड़ा। आप देखिए सवाल क्या था। सवाल में एक लेडी ये पूछ रही है, सो एज वी ऑल नो द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडिया इज लो, व्हाट इज राहुल्स प्लान टू इंप्रूव इट। इसका जवाब राहुल गांधी दे रहे थे। इसमें कहीं बीजेपी और आरएसएस का लेना देना नहीं था। राहुल का प्लान क्या है? अब राहुल का प्लान क्या है वो उन्होंने थोड़ा सा बताया, तालियां बज गई, लगा आंसर खत्म हो गया। सडनली फिर माइक उठाते हैं और बोलते हैं ऑल्सो बाय द वे। बाय द वे बोलने के बाद कहीं सम्मान नहीं रह जाता, ये बाय द वे नहीं बोला जाता है। एकलव्य, देखिए स्वप्निल जी, एक बात बताऊं आपको कि जो अभी हम बात कर रहे हैं वो महिलाओं और आरएसएस के संदर्भ में जो राहुल जी ने स्टेटमेंट दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम थोड़े से तथ्यों की बात कर लेते हैं। आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, लेकिन शायद राहुल जी को आभास नहीं हो कि आरएसएस में ही एक राष्ट्रीय सेविका समिति भी है जो महिलाओं द्वारा ही संचालित करी जाती है और बहुत बड़े स्तर पर करी जाती है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आरएसएस की इस सोच को कि महिलाओं को पुरुष के बराबर का सम्मान नहीं दिया जाता है, इसको उन्होंने सनातन धर्म से जोड़ा। अब सनातन धर्म के भी फैक्ट्स देख लेते हैं। मेरे विचार में जितना मैं समझ पाया हूं और जितना भी अध्ययन मैंने किया है, सनातन धर्म इस देश का नहीं पूरी दुनिया का एकमात्र धर्म है जहां पे कि महिलाओं को देवता या भगवान के बराबर का, जैसे कहते हैं, दर्जा प्राप्त है। कोई और धर्म या मजहब हो, मुझे याद नहीं पड़ता, अगर हो तो कांग्रेस प्रवक्ता बता ही देंगे। बढ़ जाती है चीजें, वहां पर बढ़ जाती है। देखिए क्रिश्चियनिटी में जी मदर मैरी को मानने वाले जी
और जीसस क्राइस्ट को मानने वाले, दो अलग अलग पंथ हो जाते। बिल्कुल हो जाता पर सनातन में नहीं होता। सनातन में नहीं होता। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले की बात ही है कि जो हमारी सबसे पुरानी जो मतलब सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में जो आर्कियोलॉजिस्ट जो कार्बन डेटिंग कर पाए हैं, वो मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे मदर गॉडेस का एक आइडल मिला है जो कि 11,000 साल पुराना है। अब मैं आपको बताऊं कि एक और आपने देखा होगा, जब से राहुल जी को ये थोड़ी सी 2024 में जो चुनावी सफलता जो प्राप्त हुई है, उसके बाद से मैंने देखा है कि एक जय संविधान जय संविधान जय संविधान की बात होती रहती है। इनके कई स्पोक्स पर्सन्स भी डिबेट्स को ऐसे ही चालू करते हैं। परंतु अब देखिए कि जो हमारी संविधान की मूल, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट आप देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, हिपोक्रेसी कहाँ हो जाती है कि संविधान की जो मूल भावना है उसमें तो विमेन को एम्पावर किया जाता है, उनको अभी विमेन के लिए इक्वल राइट्स की बात हो रही थी और उनको कानून का संरक्षण भी दिया गया है इन केस ऑफ लेट्स से डिवोर्स या मैरिज। लेकिन जब हमारे देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसी कानून की और संविधान की भावना से जब उन महिलाओं को कोई प्रोटेक्शन देता है या कोई रूलिंग पास करता है, तो इनके लिए संविधान से बड़ा हो जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऐसा क्यों होता है? क्या मुस्लिम महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं है उसी संविधान के? तो देखिए, बात कुल मिला के ये है कि किसी चीज का सिर हो ना पैर हो, आप वो बोल दो और बस होना ये चाहिए कि एक वर्ग को वो अच्छा लगे और एक वर्ग को खराब लगे, ताकि आपस में तकरार हो और उससे वोटर कंफ्यूज हो। महिलाओं के तौर पर देखिए ना, Absolutely. मुस्लिम महिला, जैन महिला, हिंदू महिला, इस रूप में क्यों देख रहे हैं? अगर महिला की कोई समस्या है तो वो थ्रू आउट ऑल रिलीजन होगी जी। ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब मैं चीन वाले मुद्दे पर आता हूं। यशवर्धन भाई, राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर बात की और बोला कि देखिए, बेरोजगारी वेस्ट की समस्या है, इंडिया की समस्या है, चीन की समस्या नहीं है, वियतनाम की समस्या नहीं। अब चीन में धर्म को लेकर क्या स्थिति है उस पर मैं न भी जाऊं, और वियतनाम में धर्म को लेकर क्या स्थिति है उस पर मैं न भी जाऊं, और सिर्फ बेरोजगारी पर रुकूं, तो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े नहीं है जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं 2021 से लेकर 2024 तक चीन को बेरोजगारी दर में हम हर बार पछाड़ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2023 में इंडिया की बेरोजगारी दर 4.2 है और चाइना की 4.7। यूपीए के रेजिम में चाइना से हमारी बेरोजगारी दर डबल हुआ करती थी। डबल मैं समझाता हूं कैसे। जब वो 4 पॉइंट समथिंग पर होते थे, हम 8 to 10 के बीच में कहीं होते थे यूपीए के रेजिम में। ठीक है, तो ये ठीक है, चीन अच्छा लगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चीन पसंद है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन सही तो बताइए, बेरोजगारी दर वहां पर ज्यादा है, झूठ क्यों बोलना सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए? यशवर्धन जी। स्वप्निल जी, मुझे लगा आप शंघाई 2015 की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि शंघाई 2015 के संदर्भ में चीन की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ध्यान होगा, मोदी जी ने वहां जाकर भाषण दिया था कि भारतीयों को मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतीय होने पर शर्म आती थी। ये वहां भी चीन की धरती पर जाके बयान दिया था मोदी जी ने। तो मुझे लगा आप उसको कोट करेंगे। अब रही बात, नहीं, पर मैं तो अभी राहुल गांधी के फैक्ट्स पर हूं यशवर्धन भाई। ये सवाल तो मेरा जाएगा ही, ये सवाल तो बीजेपी से मैं पूछूंगा ही। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। अभी फिलहाल राहुल पर रहते हैं। जी, मैं आंकड़ों की बात ही कर रहा हूँ कि 2014 के बाद में हम भी नॉर्थ कोरिया और चाइना की रास्ते पर हैं आंकड़ों में फजिंग करने के मामले में। आपको वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है सर, मैंने इसीलिए दूसरे आंकड़े लेकर आया। मैं तो भारत सरकार के आंकड़े नहीं लाया। भारत सरकार ही तो देती है वर्ल्ड बैंक को। बिल्कुल देती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक उसे क्रॉस चेक करता है। राहुल गांधी ने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? अच्छा, राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं बताया कि चीन, जब तक यूपीए की गवर्नमेंट थी, हम उससे मात खाते रहे बेरोजगारी दर में? हाँ, तो हमारे टाइम में तो आंकड़े प्रॉपर आते थे ना, ईमानदारी से। अभी मोदी सरकार के अधिकारी इस्तीफा देकर चले गए कि हमने आंकड़े जुटाए और मोदी सरकार उनमें फेरबदल कर रही है, उनको जारी नहीं होने दे रही है। अच्छा, चीन की गवर्नमेंट क्या करती है? चीन की गवर्नमेंट कौन से आंकड़े देती है? नहीं, एक बात बताइए, चीन की गवर्नमेंट कौन से आंकड़े देती है? कोरोना के टाइम पर कितने आंकड़े चीन में छुपाए गए, कितने बताए गए, उनकी सरकारें क्या करती है, ये किससे छुपा है यशवर्धन भाई? तो मैं स्वप्निल जी वही तो कह रहा हूँ कि नॉर्थ कोरिया, चीन और भारत। और दूसरा सबसे खास बात यह है, यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो, जब वो हमको डबल डिजिट्स में मार रहे थे, उस टाइम पर राहुल गांधी हुआ करते थे, जिनको प्रधानमंत्री बोलते थे कि आओ प्रधानमंत्री बनकर मोर्चा संभाल लो और बेहतर कर जाओ। लेकिन राहुल गांधी ने तब वो चैलेंज लिया ही नहीं। स्वप्निल जी, 45 सालों में सर्वाधिक बेरोजगारी इस वक्त भारत में चल रही है,
लेकिन आपको मोदी सरकार के आंकड़ों में नहीं दिखेगी, क्योंकि आंकड़े सारे के सारे गड़बड़ कर दिए इन लोगों ने। सुब्रमण्यम स्वामी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि आंकड़े फर्जी हैं इनके, ये झूठ बोलते हैं जनता से। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी तो आप गांधी परिवार को लेकर न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, खत्म हो गया, उसको भी सच मान लें। जी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार को लेकर भी न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, उसको भी सच मान लेते हैं। आप तो निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड की पूरी किताब पढ़ लीजिए, पाराकल प्रभाकर जी की। वो कह रहे हैं फर्जी आंकड़े जो दे रहे हैं, पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। वो तो वित्त मंत्री के पति हैं सर। पाराकल आप प्रभाकर, पूरी देखिए, किताब एक बात बताइए यशवर्धन भाई, जिस तरीके से आपने जब कहा कि मोदी ने जाके देश की बुराई की, राहुल गांधी ने भी जाके देश की बुराई ही की है। अगर तब मोदी गलत थे तो आज राहुल गलत हैं, और बिना बात के सवाल पे बिना बात की चीजें घुसाई हैं। आरएसएस देश नहीं है, अनरजिस्टर्ड आरएसएस देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, देश तो देश है। आप देश के बारे में ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर हमारी बहुत बेकार है, हम बहुत पुअर हैं। बिल्कुल है। आप ये बता रहे हैं कि हमारे महिलाएं घरों में खाना बना रही है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी है इस वक्त। अरे सर, यही तो क्या मिला इससे, क्या हासिल हुआ? अच्छा बताइए, क्या हासिल हुआ? एट्रोसिटी समझते हैं? ये एट्रोसिटी के दायरे में कैसे नहीं आता? ये एट्रोसिटी है सर। कौन सी? क्या आप किसी को कुछ कह रहे हैं, जो सच है या झूठ है वो तो बात की बात है। 2015 में मोदी जी फ्रांस जाते हैं, हाँ। और वहां पर घोटालों की, भारत के घोटालों की बात करते हैं कि भारत में घोटाले हो रहे हैं। ठीक है, वो बढ़ाई कर रहे थे उस ठीक है। तो जो मोदी जी ने किया वो हम भी करेंगे, इसलिए हम सही रहेंगे। वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वो प्रधानमंत्री थे। नहीं, करेक्ट माइंड फ्रेम है, पॉलिटिकल माइंड फ्रेम है। जो मोदी ने किया हम वही करेंगे, हमें उससे अलग नहीं होना। अगर मोदी ने सही किया तो हम भी सही हैं। ये बचाव नहीं ढूंढना जाता यशवर्धन भाई। माइंडसेट की बात की है चेतन भाई, करेक्ट है, करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल भारत को रोते हुए दिखाया है, पूरी दुनिया को, जगह जगह पर। ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखाया है। आज राहुल दिखा रहे हैं 14 साल 10 साल कि भारत रो रहा है। अगर वो राइट थे तो ये भी राइट है। प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाकर के ये कहा कि भारत का नागरिक गर्व से कहता है आज जो काम 10 साल में हुए हैं, और उसको गर्व होता है कि हमारे देश में ये काम हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि भारत के नागरिक को बड़ी शर्म महसूस होती थी खुद को भारत का बताने। मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद में जिस प्रकार से देश के विकास में काम किया है, उस काम को लेकर विदेशों से जिस प्रकार से इंडियन डायस्पोरा का जो समर्थन मिला है, क्योंकि उन जिस प्रकार से निवेश बढ़ा है विदेशी एनआरआई का, वो तब होता है जब उनको विश्वास होता है कि देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो सरकार जो है। सर, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना डिफेंसिव होने की आवश्यकता कहाँ है बीजेपी को। ये सच्चाई है कि शर्म महसूस होती थी। मैं खुद एक समय पे यूपीए की 1 के एंड के समय में, जब ये 2008 के जब 2008 और 2010 का जो पीरियड था, मैं सिंगापुर में 5 साल रहा हूं, और मैंने देखा है अपने भारतीय मित्रों को, हमें होती थी शर्म महसूस कि इंडिया को करप्शन के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, इतने बड़े बड़े स्कैम्स निकल के आ रहे हैं। तो स्कैम्स का अंतपंत हुआ क्या? नहीं, ये भी तो नहीं नकारा जा सकता। नहीं, फैक्ट तो क्या वहां पर नैरेटिव सेट हुआ था या क्या था मसला? नहीं, नैरेटिव ही अगर सेट हुआ था तो उसमें क्यों ऐसा हुआ कि इतने सारे लोग जो जेल गए वो आज तक जेल में हैं? क्यों हैं वो लोग जेल? एक सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जेल में हैं, एक एचसी गुप्ता जी जो उस समय के कोल सेक्रेटरी थे, वो आज तक जेल में हैं। पर जस्टिस डायरी में चैप्टर क्लोज नहीं है अभी तक। हाँ, तो ठीक है, अब वो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, अब वो चाहे उसमें अब चाहे 5 साल लगते हो चाहे 10 साल, इससे भी मतलब ये भी हमारे देश के ऊपर मतलब हमें शायद विचार ही करना होगा कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें हमें जस्टिस डिलीवर होने में कितना टाइम लगता है। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं स्वप्निल जी आपको, अगर आप इजाजत दो तो, कि अभी जो चाइना की बात हो रही थी, चाइना के संदर्भ में जो बात हो रही थी, उसमें राहुल गांधी जी ने आज जो बेसिक पॉइंट कहा वो ये कहा कि जो हमारा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इंडिया के पास अवसर था वो इंडिया मिस कर गया। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि वो जो इंडिया ने मिस करा वो कांग्रेस के रेजिम में ही मिस करा। आज की स्थिति आज की स्थिति यह है कि आज का समाचार आपको बता देता हूं। आज ही एप्पल ने अनाउंस करा है कि एप्पल 16 जो 9 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, इस बार सिर्फ एप्पल आईफोन 16 नहीं बल्कि उसकी पूरी रेंज, यानी कि जो आपने देखा ही होगा आईपैड होता है, आईपॉड होता है, उसका क्या कहते हैं एप्पल वॉच होती है, वो पूरी रेंज भारत में इस बार मैन्युफैक्चर होगी और पूरे देश में यहां से भेजी जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस सरकार ने काम किया है। इंडियन डायस्पोरा पर मैं एक बार फिर लौट रहा हूं चेतन भाई। इंडियन डायस्पोरा का रिएक्शन जो आपको प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिखा,
ये इंडियन डायस्पोरा क्या है ना, ये हनी सिंह को भी वैसा रिएक्शन देता है, ये बादशाह को भी वैसा रिएक्शन देता है, ये राहुल गांधी को भी वैसा रिएक्शन दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी जो मिला वो मनमोहन सिंह को भी मिला था और उसके पहले इंदिरा गांधी को भी मिला था। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बाहर की जमीन पर आप क्या बोलेंगे, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं ऐसी बात पाता हूँ ने से कहा कि जिस प्रकार से भारत की पहचान भ्रष्टाचार के मामले में जिस प्रकार के प्रकरण सामने आए थे यूपीए गवर्नमेंट के अंदर, आप मान के चलिए कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहीं भी रहता हो, वो अपने देश में ऐसी घटनाओं को जब देखता है तो उसको बड़ा अंतर्मन दुखी होता है उसका। लेकिन लोग एक-एक उसको करके लगता है कि छूटे मेरे भी। देश में क्या हो रहा है। लोग एक-एक लेकिन कर माननीय छूटे भी। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में 2014 के बाद में आज विदेश में बैठे हुए एनआरआई गर्व से कहते हैं चेतन कि भाई, हमारे देश के चेतन अंदर भाई, इतने विकास मुझे के ये नहीं काम हो समझ में रहे हैं, आता, मुझे ये नहीं समझ में आता। देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ये बात समझ में कभी नहीं आई कि 2014 में आपके तमाम लीडर्स घूम के ये बता रहे थे कि जो रॉबर्ट वाड्रा हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने 6 महीने के भीतर हम जेल में डाल देंगे, हमें चुनावों में जितवा दो। 2024 के भी चुनाव हो गए, रॉबर्ट वाड्रा पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है जो आपने 2014 में बताया। तो नरेटिव और ये सारी चीजें विदेशों में कहकर मिल क्या रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। मैं इसी बात पर क्या मिल रहा है? कानूनी प्रक्रिया जिन व्यक्तियों के खिलाफ, सोनिया गांधी की बात कर लीजिए आप, राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, जमानत पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है, जमानत होने का मतलब ये नहीं है कि वो नीट एंड क्लीन हो गए, उनको कोर्ट ने जमानत दी है। जो मामले विचाराधीन न्यायालय के संज्ञान में है वो न्यायालय निर्णय करेगा। इसमें ना भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ कर सकती है ना दूसरा कर सकती है। न्यायालय में विचाराधीन मामलों को न्यायालय सुलझाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से विकसित भारत की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है तो किसको गर्व नहीं होगा। हिंदुस्तान में बैठे नागरिक को भी गर्व हो रहा है, हिंदुस्तान से बाहर बैठे नागरिक को भी गर्व हो रहा है। वो दिन लद गए अब जब कोयला घोटाला, पता नहीं ए से लेकर जेड तक घोटाला की सरकार। चीन के संदर्भ में एक छोटी सी बात और है, उसका भी तो जवाब दे देना चाहिए ना कांग्रेस को। पूछ लेते हैं, चलिए आप डायरेक्ट पूछ लीजिए। एकलव्य सिंह का सवाल यशवर्धन सिंह को। एकलव्य सिंह, यशवर्धन जी, मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा जवाब, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसका सीधा सीधा जवाब दे दें। सवाल तो ले लें कि इस देश के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एक एमओयू साइन कर रखा है। उस एमओयू के कंटेंट्स क्या हैं? भैया पब्लिक डोमेन में होना तो उसके कंटेंट्स भी पब्लिक कर दो, बता दो उसमें क्या है। यशवर्धन जी, सीधा सवाल। स्वप्निल जी, एकलव्य जी से कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी से पब्लिक करवा दें, वो इनकी सरकार है, इनकी सरकार है, उनके बीच का एमओयू पार्टी हुआ है, सरकार क्या करेगी? नहीं यशवर्धन भाई, ऐसे समय में होगा क्या? हमारी जासूसी हो रही है, व्हाट्सएप की फर्जी बातें यहाँ मत किया कीजिए। अच्छा एकलव्य सिंह जी, ठीक है। अरे सर, फोटो है। अच्छा, ये इन्हें बोल तो दीजिए कि ये डिनाई कर दें कि कोई एमओयू नहीं है, डिनाई तो कर दें कि कोई एमओयू डिनाई नहीं कर रहे, डिनाई ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एकलव्य सिंह व्हाट्सएप की बातें कर रहे हैं। मैं कम से कम सीरियस डिबेट में सीरियस बात तो करनी चाहिए। सामने आके अपने आप को क्लीन साबित कर दीजिए ना सर। एक वक्त था जब कांग्रेस सामने आकर हर चीज पर अपने आप को क्लीन साबित करने पर विश्वास रखती थी। आज कांग्रेस वैसी नहीं दिख रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे राहुल गांधी की रिसर्च नजर नहीं आई, मुझे उनके बयान देने से कोई तकलीफ नहीं है। राहुल की रिसर्च को क्या हो गया? नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं उनसे ठोस रिसर्च की उम्मीद करता हूं, और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि देश को भी करनी चाहिए। हाल के दिनों में जो इमेज आपने बनाई है या जो आपने इमेज पाई है, उसको सेव करना आप ही की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना ही, नमस्कार।